नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न संस्थानों के पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने करंट अफेयर का एक सेगमेंट रोज शुरू किया है। तो इसी करंट अफेयर के इस सेगमेंट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर, और इसके साथ ही लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका आंसर आप ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर। ओके मित्रों, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो करंट अफेयर है जो कि वर्तमान घटना चक्र से रिलेटेड है और हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जो कि है आपका ईरान का चाबहार बंदरगाह। इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं वो ज़रा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान का है और ईरान में स्थित है, ठीक है, अदन की खाड़ी के पास। और भारत के और ईरान के रणनीतिक संबंध यानी बायलैटरल रिलेशन के बीच ये बहुत अच्छी सेगमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर बंदरगाह का अधिग्रहण या फिर ये कह लीजिए लीज पर ले रखा है। तो ऐसी स्थिति में अदन की खाड़ी में अरब सागर में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश या कोलेट्रल डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारत ने ईरान के साथ रणनीतिक संबंध बनाते हुए ये बंदरगाह बनाया, तैयार किया और उसका अधिग्रहण या ये कह लीजिए कि उसके संचालन की बागडोर अपने हाथ में ली। ज़रा इसे समझते हैं। भारत और ईरान ने ईरान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालन के लिए सोमवार को 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन 10 वर्षों के लिए संभव हो गया। और एक साल की जगह यह समझौता 1 साल की जगह लेता है। अब तक बंदरगाह को चालू रखने के इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, ठीक है। दूसरा, चाबहार बंदरगाह का क्या महत्व है इसको समझते हैं। तो ईरान के सियासत बलूचिस्तान प्रांत में एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह ईरानी बंदरगाह जो भारत के सबसे नज़दीक और खुले समुद्र में स्थित है, जो बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है, ठीक है। इतिहास में महत्व, चाबहार 1970 के दशक में अस्तित्व में आया और तेहरान को 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान बंदरगाह का रणनीतिक महत्व का एहसास हुआ। जनवरी 2003 में राष्ट्रपति खातमी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक सहयोग के महत्वाकांक्षी रोडमैप पर हस्ताक्षर किए। जिन प्रमुख परियोजनाओं पर दोनों देश सहमत हुए उनमें चाबहार भी शामिल है। इसमें दक्षिण एशिया को फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप से जोड़ने की क्षमता है। यूएसए के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के कारण परियोजना समय समय पर समाप्त हो गई थी, लेकिन अमेरिका, जिसने इराक और उत्तर कोरिया के साथ ईरान को बुराई की धुरी यानी रोग नेशन के रूप में घोषित किया था, नई दिल्ली पर तेहरान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को छोड़ने का दबाव डाला और परियोजना पर हताहत हो गई। लेकिन जब भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़ने के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में डेलाराम और ईरान अफगान सीमा पर जरांज तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए लगभग $100 मिलियन खर्च किए, बंदरगाह परियोजना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी, ठीक है। IPGL पोर्ट्स 24 दिसंबर 2018 से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन, ठीक है, फ्री जोन ठीक है, बंदरगाह का संचालन कर रही है। तब से बंदरगाह 90,000 से अधिक 20 फुट समतुल्य इकाइयाँ कंटेनर यातायात में 8.4 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक थोक और सामान्य कार्गो को संभाल रहा है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह की क्षमता बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके विकास, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे
के बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना में एकीकृत किया जाना चाहिए। INSTC, जिसे रूस, भारत और ईरान द्वारा शुरू किया गया था, एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है जिसकी परिकल्पना हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के मध्य कैस्पियन सागर तक और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य उत्तरी यूरोप तक जोड़ने के लिए की गई है। तो इस तरह चबार बंदर का कहा, जो कि रणनीतिक साझेदार और सामरिक महत्व है, उसको देखते हुए भारत सरकार और ईरान के बीच जो 2003 में संबंध स्थापित हुए थे, उसी का परिणाम है कि एक टर्मिनल का संचालन हमें 10 साल के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग देखेंगे आज का अपना अगला टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक क्या है उसे समझते हैं। तो अगला जो है वो है हमारा टॉपिक जेनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या है इसको ज़रा समझते हैं। संशोधित सूअर किडनी प्रत्यारोपण के पहले प्राप्तकर्ता का सर्जरी लगभग 2 महीने बाद शनिवार को निधन हो गया। क्या है इसमें ज़रा समझते हैं। रिचर्ड सेलिमन को इस साल मार्च में पहला संशोधित सूअर किडनी प्रत्यारोपण मिला था। जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है ज़रा इसे समझते हैं। जेनोस के लिए लिया गया, इसका अर्थ है विदेशी या अजीब जीवित कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपित कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को जेनोग्राफ्ट या जेनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। यह प्रक्रिया एलो ट्रांसप्लांटेशन यानी एक अलग जीनोटाइप वाली एक ही प्रजाति की व्यक्ति के दूसरे में प्रत्यारोपण, सिनेजेनिक ट्रांसप्लांटेशन या आइसो ट्रांसप्लांटेशन के तौर पर जानी जाती है। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन के एक हिस्से से प्रत्यारोपण के विपरीत है। एक ही व्यक्ति दूसरे के शरीर में, ठीक है, हृदय से जुड़े जीनो ट्रांसप्लांटेशन का पहली बार 1980 के दशक में, यानी क्या हुआ है, हृदय से जुड़े जेनो ट्रांसप्लांटेशन को पहली बार 1980 में मनुष्यों में आजमाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली बार कब किया गया था जरा इसे देखते हैं। तो पहली बार 1980 के दशक में मनुष्यों में आजमाया गया था। ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि रोगियों के लिए आवश्यक प्रत्यारोपण की संख्या और दाता अंगों की उपलब्धता के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। अंतिम चरण की अंग विफलता के लिए एक संभावित उपचार प्रदान किया गया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट में, जिसके चिकित्सक सेलिमन के ऑपरेशन में शामिल थे, उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में सूअर की किडनी में 69 जीनोमिक संपादन किए गए थे। जीन संपादन तकनीक CRISPR-Cas9 उपयोग सूअर के कुछ जीनों को हटाने के लिए किया गया था जो एंटीबॉडी के साथ शर्करा का उत्पादन करते हैं, जिस पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया काम करती है। मानव के साथ गुर्दे में अनुकूलता में सुधार करने के लिए कुछ मानव जीन जोड़े जाते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में सूअरों का प्रयोग क्यों किया जाता है जरा इसे समझते हैं। सूअर के हृदय वाल्व का उपयोग मनुष्य के क्षतिग्रस्त वाल्वों के बदलने के लिए 50 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। सूअर के शारीरिक मानदंड मनुष्यों के समान हैं और खेतों में सूअर का प्रजनन व्यापक और लागत प्रभावी है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा सूअर की नस्ल कई किस्मों की खेती की जाती है जो मानव प्राप्तकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ काटे गए अंगों का आकार मिलान का अवसर प्रदान करते हैं। जनवरी 22 में आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के दिल का पहला जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। हालांकि 2 महीने बाद के कारणों मरीज की मृत्यु हो गई, जिससे सूअर के हृदय के गुप्त वायरस से दूषित होना भी शामिल था, जिसने प्रत्यारोपण की स्थिरता में योगदान हो सकता है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि मनुष्य के में जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक चर्चा का विषय है, जिसके अंतर्गत किसी दूसरे की
यानी कि मानव विशेष या पशु विशेष या किसी और प्रजाति के अंगों को मानव में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके। तो इसका पहला प्रयोग 1980 में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के दौरान किया गया। इसके बाद आप हालिया में लास्ट ईयर 1 साल पहले स्लेमन के हृदय बहुशरी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया, जिसका कल मृत्यु हो गई, इसलिए ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक है 55 क्रेनकी ई। क्या है 55 क्रेनकी ई, इसे समझते हैं। शोधकर्ताओं ने बुधवार को बताया कि पास के सौरमंडल में एक ऐसे ग्रह के चारों ओर का घना वातावरण पाया गया है जो पृथ्वी से दुगना बड़ा है, तथा कथित रूप से सुपर अर्थ, जिसे 55 क्रेनकी ई के रूप में जाना जाता है, हमारे सौरमंडल के बाहर कुछ चट्टानी ग्रहों में से एक है। एक महत्वपूर्ण वातावरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कंबल लपेटा हुआ है। सुपर अर्थ ग्रह के आकार में संदर्भित करता है, पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा है। इस ग्रह के उबलते तापमान जो 4200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो सकता है, का मतलब है इस पर जीवन होने की संभावना नहीं है। क्या है 55 क्रेनकी ई, जिसे जेनसन के नाम से भी जाना जाता है, एक एक्सोप्लैनेट है जो सूर्य और जैसे मेजबान तारे 55 क्रेनकी ए की परिक्रमा करता है। यह ग्रह हमारी आकाशगंगा, जो पृथ्वी के लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर है, कर्क राशि पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में चली गई यात्रा करता है 5.9 ट्रिलियन मील। 4 अन्य ग्रह सभी गैस दिग्गज जिसके मेजबान तारे की परिक्रमा करते हुए जाने जाते हैं। इसकी खोज 30 अगस्त 2024 को की गई थी। किसी मुख्य अनुक्रम तारे के आसपास खोजा गया पहला सुपर अर्थ था। एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 8 द्रव्यमान के बराबर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग दुगना है। अपने ग्रह मंडल का सबसे भीतरी ग्रह है, जो एक परिक्रमा पूरी करने में 18 घंटे से अधिक समय लगाता है। तापमान अपने तारे से निकटता के कारण 55 कैनरी ई अत्यधिक गर्म है। दिन के समय तापमान 3000 केल्विन से अधिक होता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर सवार 2 उपकरणों का उपयोग करते हुए इंफ्रारेड अवलोकनों ने एक पर्याप्त यदि दुर्गम वातावरण की उपस्थिति का संकेत दिया है, जो शायद मैग्मा विशाल महासागर से निकलने वाली गैसों द्वारा लगातार भरा जाता है। अपने तारे के इतने करीब होने के कारण किसी भी वातावरण के तारकीय विकिरण हवाओं द्वारा छीन लिया जाना, लेकिन ग्रह को कवर करने वाले विशाल लावा महासागर में घुली गैसें वायुमंडल में फिर से भरने के लिए उबलती रह सकती हैं। पिछले साल भी सभी एक्सोप्लैनेट वायुमंडल पाया गया था। यह गैसीय ग्रह थे, चट्टानी नहीं। जैसे जैसे वेव एक्सप्लैनेट अन्वेषण की सीमाओं से आगे बढ़ता, वायुमंडल के साथ एक चट्टानी ग्रह की खोज प्रगति की प्रतिनिधित्व करती है। एक्सप्लैनेट्स होते क्या हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स जो हैं हमारे सौरमंडल से परे कोई भी ग्रह अधिकांश अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन संयुक्त मुक्त तैरते एक्सोप्लैनेट, जिन्हें दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है, गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करते हैं और किसी भी तारे से बंधे नहीं होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काफ़ी लाइमलाइट में रहा है डीप फेक। क्या है डीप फेक? जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी के चित्र या किसी की ऑडियो वीडियो में लगाकर कोई और यानी वीडियो में चेंज कर देना, किसी व्यक्ति की जगह किसी दूसरे का चेहरा लगा देना, डीप फेक कहलाता है। इसमें देखिए, चुनावी मौसम के दौरान डीप फेक एक प्रमुख चिंता उभरा है। AI संचालित गलत सूचना अभियान झूठी बातें फैलाकर या विभाजनकारी सामग्री को बढ़ाकर मतदाता व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। डीप फेक एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया है, जहां एक व्यक्ति की समानता को दूसरे व्यक्ति की समानता से बदल दिया जाता है। डीप फेक शब्द डीप लर्निंग फर्जी का मिश्रण है। डीप फेक एक कृत्रिम छवि ऑडियो वीडियो है जो एक विशेष प्रकार की मशीन लर्निंग द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है।
ठीक है। डीप फेक तकनीक मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उपकरणों और तकनीकों का लाभ उठाती है, जिससे चेहरे की पहचान और एल्गोरिथम कृत्रिम तंत्रिका के नेटवर्क जैसे वेरिएबल ऑटो कोडर और जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क शामिल हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। इसमें इसका उपयोग वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेराफेरी करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इस तकनीक का उपयोग फर्जी समाचार उत्पन्न करने में, गलत खबरों को वित्तीय धोखाधड़ी करने में किया जाता है। डीप फेक तकनीक दुनिया में किसी भी ऐसे वीडियो या फोटो को सहजता से जोड़ सकती है जिससे उन्हें वास्तव में कभी भाग न लिया हो। इस तकनीक में जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क नामक मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके छवियों और वीडियो को संशोधित करना या बनाना शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सॉफ्टवेयर स्रोत सामग्री विषयों में गलत गतिविधियों और चेहरे के भावों का पता लगता है और सीखता है, फिर इन्हें किसी अन्य वीडियो या छवि में डुप्लिकेट करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया डीपफेक यथासंभव वास्तविक के करीब है। निर्माता स्रोत छवियों में एक बड़े डेटाबेस का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक हस्तियों, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं में के अधिक डीपफेक वीडियो बनाए जाते हैं। डेटाबेस का उपयोग एक सॉफ्टवेयर द्वारा नकली वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर का उपयोग इसमें जालसाजी संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डीपफेक समझ रहे होंगे आप लोग। दो सॉफ्टवेयर सहयोगात्मक कार्य के माध्यम से नकली वीडियो प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा सॉफ्टवेयर पैकेज जालसाजी का पता नहीं लगा पाता, इसीलिए इसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के रूप में जाना जाता है। जब मशीन भाषा मॉडल स्वयं सीखते हैं, यह विधि अन्य सॉफ्टवेयर के लिए डीप फेक की पहचान करना कठिन बना देती है। जनवरी 2024 में अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन की आवाज़ की नकल करने वाले एक रोबोकॉल ने मतदाताओं को भाग न लेने की झूठी सलाह दी, यह दावा करते हुए कि आम चुनाव के लिए उनकी पात्रता प्रभावित करेगा। स्लोवाकिया में एआई जनरेटेड आवाज़ ने एक उदार उम्मीदवार की नकल करते हुए शराब की कीमतें बढ़ाने और चुनाव में धांधली की योजना पर चर्चा करते हुए फेसबुक पर व्यापक प्रसारित की गई। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों से पहले सोशल मीडिया पर विपक्षी राजनेताओं रूमिन फरहाना और की बिकनी में निपुण रॉय के स्विमिंग पूल में डीप फेक वीडियो सामने आया। तो इस तरह के डीप फेक वीडियो आते हैं जो कि क्या हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि आने वाले समय में या इनका प्रयोग दुरुपयोग हो सकता है। तो इस पर भारत सरकार अपनी निगाह बनाए हुए है, पैनी नज़र बनाए हुए है। अभी हालिया में आपने अमित शाह के वीडियो को भी देखा होगा जिसमें वो रिजर्वेशन के संबंधित बात करते हैं, तो वो भी एक डीप फेक वीडियो था जिसकी चर्चा की गई और इस पर कई कार्रवाइयाँ, कानूनी सख्ती भी बरती गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आज का हमारा अगला टॉपिक है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। क्या है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम? हाल ही में मतदाताओं को हर दिन इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कॉल प्राप्त हो रही है। वे चाहते हैं कि भारत चुनाव आयोग को इस बात की जांच का आदेश देना चाहिए कि विभिन्न दूरसंचार कंपनियों की सेवा प्रदाताओं ने हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर राजनीतिकों के साथ कैसे साझा किए। ठीक है, क्या है इंटरैक्टिव? ये कॉल भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के अधिनियम 1997 का उल्लंघन करती है। इन IVRS कॉलों से प्रतिदिन लाखों मतदाता प्रभावित होते हैं। मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करने और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मुद्दे पर तुरंत समाधान करना आवश्यक है। ठीक है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है क्या, इसके बारे में समझिए। जैसा आप लोग समझते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एक स्वचालित टेलीफोनिक तकनीक है जो कंप्यूटर को कीपैड के माध्यम से आवाज़ और DTM फ़ोन इनपुट के माध्यम से मनुष्यों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। IVRS का उपयोग आमतौर पर कॉल सेंटरों में बड़ी मात्रा में कॉल को प्रतिबंध करने और कॉल वालों को स्वयं सेवा विकल्प प्रदान करने के लिए किया जाता है। IVRS का उपयोग करने लाभों का बेहतर ग्राहक सेवा, कम प्रतीक्षा समय, व्यवसायों के लिए कम परिचालन लागत शामिल है। आधुनिक IVRS सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और वॉइस ओवर IP सहित विभिन्न नेटवर्क के साथ एकीकृत हो सकता है और वॉइस XML में लिखे गए कई अनुप्रयोगों का समर्थन कर सकता है।
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों मतदाताओं तक पहुंचने के लिए IVRS का उपयोग करते हैं। मतदाताओं को उम्मीदवारों या पार्टी नेताओं से पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश प्राप्त होते हैं, जिससे उनमें वोट देने का आग्रह किया जाता है। यह अभियान वादों पर प्रकाश डाला जाता है। ये संदेश पार्टी की रणनीतिक आधार पर जानकारीपूर्ण या प्रेरक हो सकते हैं। इसके बारे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके पास कई चुनाव प्रत्याशियों की कॉल आती होगी, पार्टियों की कॉल आती होगी, ठीक है, जो कहते हैं कि इन्हें समर्थन कीजिए, अपना मतदान हमें दीजिए, ये वो। तो इसी के लिए इंटर कॉल वॉइस कॉलिंग के लिए कार्रवाई करने की बात की गई है कि ये एक तरह से भ्रामक प्रचार है जो मतदाताओं को लुभाता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे हमारा अगला है टॉपिक सड़क सुरक्षा, रोड सिक्योरिटी। इसको ज़रा समझते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए यह घोषणा की गई है कि राज्य सरकार परिवहन निगम के लिए 100 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए। भारत वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं से निपटने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, तेज़ी से बढ़ते वाहन के बाजार में देश में विनाशकारी दुर्घटनाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी राजमार्ग सरकारों पर बेहतर भी ढंग से आ जाते हैं और सड़क पर डिज़ाइन तेज़ गति से गाड़ी चलाने की अनुमति देता है, जिससे सड़क सुरक्षा चिंताएं पैदा करती हैं। अपर्याप्त साइनेज, सड़क चिन्ह या गलत स्थान, स्पीड ब्रेकरों के खराब निर्माण के कारण समस्या और भी बढ़ गई है। सड़कों के किनारे चल रहे निर्माण कार्य सड़क उपयोगकर्ता के लिए प्रतिबंध के स्थान की उपलब्धता को सीमित करते हैं। ऐसे स्थलों पर अनुचित सड़क चिन्ह यातायात आदि जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सड़कों आगे क्या है? भारी बारिश, घना कोहरा, ओलावृष्टि, दृश्यता का कम होना, सड़क की सतह के फिसलन भरी उपयोगकर्ताओं गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। पैदल चलने वाले के उपयोग के लिए फुटपाथ का उपलब्ध नहीं होने के कारण पैदल यात्री सड़कों पर चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पुराने वाहनों की खराबी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप टायर फटना, सड़क धंसना, ब्रेक खराब होना ये देखे गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन, सुरक्षा उपकरणों, हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ट्रिपल राइडिंग, ओवरलोडिंग, विचलित ड्राइविंग, रोड रेज आदि की घटनाएं देखी गई हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण और परीक्षण, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी। ठीक है, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या पहल की है इसको समझते हैं। तो भारत सड़क सुरक्षा अधिनियम मोटर वाहन संशोधन 2019 में यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, किशोर ड्राइविंग आदि के लिए दंड में वृद्धि करता है। यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि प्रदान करता है, जो कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करेगा। यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को भी प्रभावित करेगा। 2007 में कैरेज बॉय रोड एक्ट आम वाहकों के विनियमन और उनकी देनदारी को सीमित करने और लापरवाही या आपराधिकृत कृत्यों के कारण होने वाले ऐसे सामानों की हानि या क्षति के लिए उनकी देनदारी निर्धारित करने के लिए उन्हें वितरित माल मूल्य की घोषणा करने का प्रावधान करता है। स्वयं उनके नौकरों या एजेंटों से संशोधित आनुषंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2000 राष्ट्रीय राजमार्ग के भीतर भूमि के नियंत्रण, रास्ते के अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों के चलने वाले यातायात अनधिकृत कब्जे को हटाने का प्रावधान करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1998 के विकास, रखरखाव, प्रबंधन से जुड़े आकस्मिक मामलों के लिए प्राधिकरण का गठन प्रावधान करता है। इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए क्या नज़र होगी इस पर देखते हैं हम लोग। एक अच्छी आगे बढ़ाने के लिए देखें, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए राजमार्ग धीमी गति से संचालित अलग करते हुए उच्च गतिशीलता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, साथ ही राजमार्गों के साथ सड़कों के साथ विलय भी व्यवस्थित होना चाहिए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान और पर्याप्त चेतावनी होनी चाहिए। सभी सड़कों के लिए क्रैश बैरियर, पैरापेट, प्रकाश व्यवसाय, मौसम सड़कें, तीखे मोड़, बड़े दर्पण आदि। सुरक्षा सुविधाओं के लिए नई तकनीक संवेदनशील से लागत कम होगी और उससे पहुंच बढ़ेगी। भारतीय करों की रेटिंग आधारित सुरक्षा मूल्यांकन, वैश्विक मानकों NPC के लागू करना,
पुराने और अनफिट वाहनों की स्क्रैप करने के लिए वाहन स्क्रैप नीति पुराने वाहनों के मालिक को नया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। पिछली सीट बेल्ट पहनें, सड़क सुरक्षा जागरूक करें, स्कूलों और कॉलेजों के साथ बातचीत आदि मजबूत, सख्त लाइसेंसिंग मानदंड, मेहनती चालक प्रशिक्षण, ये होना चाहिए। तो हालिया में भी आपने भी देखा होगा कि जो ट्रक के केबिन होंगे उनमें भी एसी की बात की गई है। तो इस तरह जो हमारा नेशनल अथॉरिटी हाईवे अथॉरिटी इंडिया है उसने कुछ सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। तो ये आप समझें, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने और इसको आप देखिए और चाबहार बंदरगाह से रिलेटेड आंसर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन देखिए और तीसरा क्वेश्चन भी देखिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आज के हुए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर्स के क्या हैं शेड्यूल्स। तो कल के क्वेश्चंस देखते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था हाल ही में निम्नलिखित में से किस फूल की जहरीली प्रकृति के कारण। तो कल हमने देखा था नेरियम ओलियंडर, यानी केरल गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचारों में देखा गया जीरो डे वल्नरेबिलिटी शब्द किससे संबंधित है। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी शब्द जो है वो साइबर सुरक्षा से संबंधित है, ये भी हमने देखा। तीसरा क्वेश्चन हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, ठीक है, उसे ज़रा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से यह पार्क पूर्वी हिमालय स्पोर्ट है, बिल्कुल सही है। बाघ और गंगा नदी डॉल्फिन वे भी सही है। कृषि पक्षी प्रजातियों ये भी सही, यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने करंट अफेयर के क्वेश्चन जो दिए हैं वो भी डिस्कस किए और आज के क्वेश्चन का आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।